स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मेजर टारगेट पर। अगर आप भी 2027 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन बैंक के टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 1, हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय या ऑप्शन डी उदासीन। देखो दोस्तों, हीलियम यानी He का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह भरा हुआ होता है। इसी कारण हीलियम सामान्य परिस्थितियों में अन्य तत्वों के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसे नोबल गैस यानी अक्रिय तत्व कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अक्रिय। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 2, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? अक्सर छात्र इस प्रश्न में गलती कर बैठते हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो अनुपात बनता है 2:1। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2:1। अब आते हैं केमिस्ट्री के तीसरे महत्वपूर्ण सवाल पर। प्रश्न नंबर 3, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 12। देखो दोस्तों, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती हैं उन्हें आवर्त या पीरियड्स कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7। एक बात और याद रखिए, अगर आवर्त सारणी के वर्ग पूछे जाएं तो उनकी संख्या 18 होती है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, अगर आप भी क्लास 10th के सभी विषयों के 3D ग्लॉसी लुक हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब चौथे सवाल पर नजर डालते हैं। प्रश्न नंबर 4, सिलिका क्या है? क्या यह धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? देखो दोस्तों, बहुत सारे छात्र सिलिकॉन और सिलिका में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलिकॉन एक उपधातु है, लेकिन सिलिका यानी SiO2 एक रासायनिक यौगिक है। इसलिए दिए गए विकल्पों में सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस अंतर को अच्छे से याद रखिए। अब आ गया कार्बन और उसके यौगिकों का एक महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न नंबर 5, OH का क्रियाशील मूलक किससे संबंधित है? देखो दोस्तों, OH समूह अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। इसे हाइड्रोक्सिल समूह भी कहा जाता है। इसलिए बिना किसी कंफ्यूजन के सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अल्कोहल। अब आइए बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 6, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए दोस्तों, हम और अन्य जीव श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वहीं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं। इस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऊर्जा से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में सही ऊर्जा मान कौन सा है? ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन बी 305 किलो जूल प्रति मोल या ऑप्शन सी 3.5 किलो जूल प्रति मोल। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में ATP से ऊर्जा मुक्त होने के मान को ध्यान से याद रखना जरूरी है। दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल प्रति मोल। इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के सवाल पर। प्रश्न नंबर 8, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखो दोस्तों, मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, यानी कुल 4 कोष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4। अब अगला सवाल भी मानव हृदय से ही जुड़ा है। प्रश्न नंबर 9, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 120 मिलीमीटर मरकरी, ऑप्शन बी 150 मिलीमीटर मरकरी, ऑप्शन सी 90 मिलीमीटर मरकरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, सामान्य रक्तचाप को अक्सर 120/80 के रूप में लिखा जाता है। इसमें ऊपर वाला मान प्रकुंचन दाब कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 120 मिलीमीटर मरकरी। और अब देखते हैं इस पार्ट का 10वां सवाल। प्रश्न नंबर 10, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस द्वारा पृथक करने में मदद करता है?
जब किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं करती तो रुधिर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जमा हो सकते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया ऐसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए यूरिया। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण सवालों के सेट की तरफ। एक एक सवाल को अच्छे से समझना है क्योंकि 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। आइए 11वें सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस द्वारा पृथक करता है? देखो दोस्तों, जब वृक्क यानी किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो खून में हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जमा होने लगता है। डायलिसिस की प्रक्रिया ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अलग करने में मदद करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। अब बढ़ते हैं बायोलॉजी के एक और महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 12, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। इस विधि को मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर लॉक करेंगे ऑप्शन बी मुकुलन। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं फिजिक्स के अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 13, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? देखो दोस्तों, पानी या कांच जैसे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कम हो जाती है। इसलिए किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से बड़ा होता है, यानी म्यू का मान 1 से बड़ा। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, म्यू बड़ा है 1 से। अब आ गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला सवाल। प्रश्न नंबर 14, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, जब चेहरे को अवतल दर्पण के उचित स्थान पर रखा जाता है तो यह चेहरे का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इसी कारण दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयोगी होता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। अरे हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हर चैप्टर के रंगीन 3D डायग्राम वाले और आसान भाषा में क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वे केवल 199 रुपए में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। आइए अब 15वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है। इसी में क्लोरोफिल मौजूद होता है। सूर्य के प्रकाश की मदद से यही भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। अब फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न नंबर 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, जब परिपथ में बहुत अधिक विद्युत धारा बहने लगती है तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। इससे परिपथ टूट जाता है और उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं। ये विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट यानी ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। किसी कुंडली का प्रतिरोध R ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ओम के नियम के अनुसार V बराबर I गुणा R। अब यदि हमें R ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा R बराबर V बटे I। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, R बराबर V बटे I। याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखो दोस्तों, जनरेटर के प्रकार के अनुसार अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस प्रश्न के विकल्पों के अनुसार सही उत्तर होगा दोनों धाराएं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों धाराएं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न नंबर 19, डेंगू फैलाने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? ऑप्शन ए साफ जल, ऑप्शन बी गंदा जल, ऑप्शन सी खारा जल या ऑप्शन डी मृदु जल। ये सवाल कई छात्रों को कंफ्यूज करता है, लेकिन ध्यान से याद रखिए, डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर अक्सर घरों के कूलर, गमलों और पानी जमा होने वाले साफ कंटेनरों में पनप सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए साफ जल। इसे अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस जैविक पदार्थों से संबंधित होती है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा परमाणु से संबंधित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है।
इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। और अब इस सेट का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी, हरित लवक में, या ऑप्शन डी, केंद्रक में। देखो दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट के आगे के विखंडन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्वेश्चन बैंक की ये सीरीज ऐसे ही आगे जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए।